台独与台海和平水火不容，台独势力的挑衅必然会遭到反制。中方一直致力于维护地区的和平稳定，这个地区国家是有目共睹的。那么，如果你关心台海的和平稳定，首先要做的是反对台独。ये थी चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग। वो ताइवान को धमकी दे रही थी। उनका बयान ऐसे समय में आया जब चीन की सेना ताइवान को घेर कर युद्ध अभ्यास में जुटी है। उन्होंने बाकायदा वीडियो भी जारी किया, आप भी देखिए। चीन की घेराबंदी के बीच ताइवान चाक चौबंद है। मिलिट्री को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सरकार ने कहा है कि हम लोकतंत्र और आज़ादी की रक्षा करते रहेंगे। हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी की रक्षा की काबिलियत और हिम्मत भी है। तो आज हम समझेंगे चीन ताइवान पर अब क्यों भड़क गया, वो ताइवान को घेरकर युद्ध अभ्यास क्यों करता है और चीन ताइवान जंग की आशंका में कितना दम है। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात चीन ताइवान विवाद की होगी। Brought to you by Haier, ITEL and Sensorant K. Jugar es divertido. Sonido inmersivo. Conectados. पहले बेसिक बातें समझ लेते हैं। शुरुआत एक सवाल से। ताइवान स्वायत्त द्वीप है, चीन का हिस्सा है या संप्रभु देश है? इसका जवाब इस पर डिपेंड करता है कि आप ये सवाल पूछ किससे रहे हैं। जैसे चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, दूसरे देशों को कहता है अगर हमारे साथ रिश्ता रखना है तो ताइवान से दूर रहना होगा। इसको वन चाइना पॉलिसी कहते हैं। भारत और अमेरिका समेत 180 से ज़्यादा देश इसे मानते हैं। हालांकि कुछ देशों ने ताइवान के साथ अलग से सैन्य और व्यापारिक संबंध बनाकर रखे हैं, लेकिन वे उसको आधिकारिक राजनयिक संबंध का दर्जा नहीं देते। इसकी सबसे बड़ी वजह चीन की आपत्ति है। तो क्या ताइवान देश नहीं है? SLS और paraben gone, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट ऑन, लाइव का करंट ऑन। ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। मई 2024 के डेटा के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस यूएन के 11 सदस्य देश और वेटिकन सिटी ताइवान को संप्रभु देश मानते हैं। कुछ बरस पहले तक ताइवान को मान्यता देने वाले देशों की संख्या 20 से ज्यादा थी। 1 जनवरी 1979 से पहले तो अमेरिका भी ताइवान को मान्यता देता था। यूएन में ताइवान को पूरे चीन का प्रतिनिधि माना जाता था। 1971 में यूएन ने भी ताइवान की मेंबरशिप छीनकर चीन को दे दी। किन किन देशों ने ताइवान को मान्यता दी है? ग्वाटेमाला, बेलिज, स्वातिनी, हेती, मार्शल आइलैंड्स, पराग्वे, पलाऊ, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, टुवालू और वेटिकन सिटी। ये देश मानते हैं कि चीन और ताइवान अलग अलग हैं, उनके साथ अलग से डिप्लोमेटिक संबंध रखे जा सकते हैं, लेकिन चीन की आपत्ति के चलते ऐसे देशों की संख्या कम हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी ताइवान को एंट्री नहीं मिलती। यही चीज उसकी संप्रभुता की राह में रुकावट बनी हुई है। कैसे? ये समझने के लिए हमको 91 बरस पीछे जाना पड़ेगा। दिसंबर 1933 उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के देशों का सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें स्टेट की परिभाषा, उसके अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। इस बैठक में तय प्रावधान बाद में लीग ऑफ नेशंस में शामिल किए गए। मोंटेवीडियो कन्वेंशन के आर्टिकल 1 में स्टेट की परिभाषा दर्ज है। इसके मुताबिक संप्रभु स्टेट के लिए 4 जरूरी शर्तें हैं। नंबर 1, तय सीमाएं। ताइवान के पास देश होने लायक पर्याप्त जमीन है, उसकी सीमाएं भी निर्धारित हैं। वो साउथ चाइना सी, फिलीपींस सी और ताइवान स्ट्रेट के बीच में है। नंबर 2, पर्याप्त आबादी। ताइवान की आबादी लगभग 2 करोड़ 35 लाख है, ये भी देश होने के लिए काफी है। नंबर 3, सरकार। ताइवान में एक लोकतांत्रिक सरकार काम करती है। इसका चुनाव ताइवान के आम लोग करते हैं। यहां तक तो सब ठीक चलता है। मामला फंसता है चौथी अर्हता पर। यह है संप्रभुता, यानी दूसरे देशों के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध बनाने की आजादी का अधिकार। ताइवान यहीं पर मात खाता है। 25 अक्टूबर 1971 तक ताइवान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर था। उसे सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता भी मिली थी। अक्टूबर 1971 में यूएन जनरल असेंबली ने प्रस्ताव पास कर ताइवान को बाहर निकाल दिया। उसकी जगह चीन को सदस्यता दे दी। ताइवान से वादा किया गया था कि उसे यूएन में वापस लिया जाएगा, लेकिन समय के साथ चीन का प्रभुत्व बढ़ता गया और ताइवान से किया गया वादा ठंडे बस्ते में चला गया। दूसरी चीज,
यूएन की स्थायी सदस्यता के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल की जरूरत होती है। अप्रूवल के लिए जरूरी है कि कोई भी स्थायी सदस्य प्रस्ताव पर वीटो ना करे, मगर वहां चीन के पास वीटो का अधिकार है, जो ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। ये तो हुई ताइवान की कहानी। अब चीन की बात। चीन आकार, जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में से है। आकार में तीसरे नंबर पर, जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे नंबर पर आता है चीन। ताइवान से चीन की जमीनी सीमा नहीं लगती है। फिर चीन के दावे का आधार क्या है? ताइवान पश्चिमी प्रशांत महासागर में बसा है, चीन की दक्षिण पूर्वी सीमा से लगभग 150 किलोमीटर दूर। ये द्वीप पहली बार 17वीं सदी में चीनी साम्राज्य के नियंत्रण में आया था। 1895 में इस पर जापान ने कब्जा कर लिया। 1945 में जापान दूसरा विश्व युद्ध हार गया, उसे ताइवान छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद चीन ने ताइवान को अपने में मिला लिया। उस वक्त चीन पर चियांग काई शेक का शासन था। जापान के जाने के तुरंत बाद चीन में सिविल वॉर शुरू हुआ। माओ जेडोंग की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी और चियांग काई शेक की कुओमिंतांग के बीच अक्टूबर 1949 में सीसीपी ने कुओमिंतांग को हरा दिया। चियांग काई शेक को चीन छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने पूरे कुनबे के साथ ताइवान द्वीप पर शरण ली। इस तरह दो चीन सामने आए। मेन लैंड वाला चीन कहलाया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। वहां माओ सर्वे सर्वा हुए, जबकि ताइवान वाला कहलाया रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी। वहां की गद्दी चियांग काई शेक ने संभाली। शुरुआती दौर में पश्चिमी देशों ने पीआरसी को अलग थलग रखा, उसे यूएन में भी जगह नहीं मिली। 1970 के दशक में अमेरिका ने चीन को मेन स्ट्रीम में लाने की पहल की। अक्टूबर 1971 में यूएन ने आरओसी वाली सीट पीआरसी को दे दी। कम्युनिस्ट चीन को पूरे चीन का इकलौता प्रतिनिधि मान लिया गया। फिर जनवरी 1979 में अमेरिका ने चीन के साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित कर लिए। हालांकि उसने ताइवान को सपोर्ट करना जारी रखा। अमेरिका ताइवान को हथियार भी देता है। कई दफा अमेरिकी सरकार ने ताइवान के सपोर्ट में सेना उतारने की भी बात कही है। हमने ताइवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन की फेलो सना हाशमी से पूछा, अमेरिका की ताइवान में दिलचस्पी की वजह क्या है और वन चाइना पॉलिसी के बावजूद वो ताइवान को कैसे सपोर्ट देता है? मतलब अब एक बात है कि हम जो वन चाइना पॉलिसी है, यूएस अलग कंट्रीज की अलग इंटरप्रिटेशन है और एक्सेप्टेंस है। बट अगर हम अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी के एक्सेप्टेंस की बात करें, अब जो बीजिंग बोलता है, जो वन चाइना पॉलिसी की डेफिनेशन वो बहुत अलग है जो यूएस मानता है। यूएस ने हमेशा ये बोला है कि हम एक्नॉलेज करते हैं बीजिंग की पोजीशन को ताइवान पर, कि वो मानता है कि हमारा हिस्सा है, बट हम इसको ये मानते नहीं है, हम सिर्फ एक्नॉलेज करते हैं। बट अगर आप चाइना से पूछें, चाइना कहेगा कि वन चाइना पॉलिसी को अगर एक्सेप्ट किया है या आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप ताइवान को भी फॉलो कर रहे हैं। अगर आप देखें कि इंडिया की भी अगर वन चाइना पॉलिसी जब इंडिया मानता था, जो एक्सेप्ट करता था, तिब्बत को बोला चाइना का पार्ट है, शिनचियांग को बोला, ताइवान का कभी मेंशन ही नहीं था। सो अमेरिका का भी यही हिस्सा है। एंड अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी पॉलिसी है, जिसका मतलब है कि कल को अगर चाइना अनप्रोवोक्ड ताइवान पर अटैक करता है, तो हमें हमारा जो पॉलिसी होगा और हमारा जो असिस्टेंस होगा नहीं होगा, वो अभी एम्बिगुअस है। हम नहीं उसको ऑफिशियल पॉलिसी बना के उसको स्टेट करेंगे। बट ये वन चाइना पॉलिसी, मुझे लगता है कि जो चाइना का जो नरेटिव का अटेम्प्ट है बनाने का, वो बहुत ही डिफरेंट है जो अदर कंट्रीज समझती हैं कि जो वन चाइना पॉलिसी है। एंड हथियार जो सप्लाई करने का और जो उसको जो बेचने का है, वो एग्रीमेंट ऑलरेडी था जब यूएस ने अपना डिप्लोमेटिक स्टांस और डिप्लोमेटिक रिलेशन शिफ्ट किया था आरओसी से पीआरसी से। सो वो इसका एक पार्ट था उस एग्रीमेंट का जो आरओसी के साथ साइन किया गया, कि वो जो अमेरिका है वो ताइवान की आरओसी की मदद करेगा अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए, कि वो जो है वो सेल्फ केपेबल हो जाए, और वो अगर कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं तो वो अपने आप को डिफेंड कर सके। सो मुझे लगता है कि कोई ऐसी पॉलिसी से शिफ्ट नहीं किया गया है। जो इतने साल से चलता आ रहा है वो बिल्कुल आज भी है। आज हम ताइवान की कहानी क्यों सुना रहे हैं? जैसा कि हमने शुरू में बताया, चीन ने ताइवान को घेरकर सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास में उसकी थल सेना, नौसेना और वायुसेना हिस्सा ले रही हैं। इस अभ्यास को नाम दिया गया है जॉइंट स्वॉर्ड 2024B। चीन ने इसे ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड 2024 के दूसरे हिस्से की तरह पेश किया है। पहला पार्ट मई 2024 में आया था, तब विलियम लाई ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। वो चीन की धमकियों के खिलाफ मुखर रहे हैं। चीन के हालिया ऑपरेशन की भी वजह लाई ही है। 10 अक्टूबर को लाई ने ताइवान के नेशनल डे पर एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं कब्जे और हमारी संप्रभुता पर अतिक्रमण की साजिशों का विरोध करता रहूंगा। 我的使命是维护国家生存发展，团结2300万台湾人民，并且坚持国家主权不容侵犯并吞。
ये पहली बार नहीं है जब लाई ने चीन की विस्तारवादी नीति का खुला विरोध किया है। हालांकि इसी वजह से वो चीन के निशाने पर भी रहे हैं। चीन उनको अलगाववादी कहता है। एक्सपर्ट से समझते हैं कि लाई की पॉलिटिक्स क्या है, उनसे चीन इतना नाराज क्यों रहता है। मतलब वो डीपीपी से ही चीन हमेशा शी जिनपिंग नाराज रहे हैं, चाहे वो पहली फॉर्मर प्रेसिडेंट हो साई इंग-वन या अभी लाई चिंगते हो। बट लाई चिंगते के साथ जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा चीन की तरफ से स्टेबल होते नहीं दिखते हैं। क्योंकि पहला रीजन यही है कि जो विलियम लाई हैं, लाई चिंगता, उन्होंने पहले बहुत कभी पहले बोला हुआ था कि मैं कार्यकर्ता हूँ ताइवान की स्वतंत्रता के लिए। और उनकी जो इमेज बनी है बहुत साल से, वो इमेज है कि वो एक प्रो इंडिपेंडेंस लीडर हैं। बल्कि अगर देखा जाए आफ्टर उनके इलेक्शन के बाद, उनकी विक्ट्री के बाद, और उन्होंने ऑफिस एज्यूम किया, उन्होंने ऐसी कोई इंडिपेंडेंस की बात नहीं की है। और इनफैक्ट एक मिसकंसेप्शन है कि डीपीपी को भी बोला जाता है कि इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बट स्टेटस को एक चीज है जो यहाँ की जनता और यहाँ की जो लीडरशिप है उन्होंने माना हुआ है। ऑफकोर्स स्टेटस को वो चीन के कंडीशन के हिसाब से हो या वो बदलती ताइवानीज आइडेंटिटी के हिसाब से हो, ये भी हम देख रहे हैं कि वो अलग डेफिनेशन है सबकी। बट स्टेटस को का मतलब यही है कि ताइवान का जो अभी स्टेटस है वो वैसा ही रहेगा, कोई ऐसे फॉर्मल इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं बढ़ता जा रहा है। बट यही एक बात है, अगर आप देखेंगे जो बहुत एनालिस्ट और बहुत सोशल मीडिया में भी जो एक बात बढ़ती आ रही है आज की, कि लाई चिंगता ने कुछ ऐसा बोला नहीं है, तो अगर वो चुप भी रहे और जाकर कैमरा के आगे खड़े हो जाए तब भी चीन ये एक्सरसाइज करेगा। तो अगर आप देखा जाए तो इन्होंने कोई टाइमिंग नहीं दी थी, बट 6 बजे चीन टाइम के हिसाब से उन्होंने वो एक्सरसाइज बंद कर दी। सो आइडिया यही है कि वो दिखाना यही चाहते हैं कि देखो हमारे पास कैपेबिलिटी है, चाहे हम वो 1 दिन का करें, आधे दिन का करें या 2 हफ्ते का करें, हम ये कर रहे हैं। सो बट वो है कि एक बार जो चलता आ रहा है सिलसिला, वो ये बस करते रहे हैं, एक मिलिट्री इंटिमिडेशन की बस एक तकनीक है। सो मुझे नहीं लगता कि लाई चिंगता ने कुछ बोला या फिर ताइवान ने कुछ किया या यूएस ने कुछ किया, वो अब मैटर करता ही नहीं है चीन के लिए। चीन का जो एक बनता जा रहा है, जो उसका एक प्रोसेस है, वो हम देख रहे हैं। वो प्रोसेस इंडिया के साथ भी हम देख रहे हैं, साउथ चाइना सी में भी देख रहे हैं। तो जो टेक्निक और पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। ताइवान के साथ ये दिक्कत है कि कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, इतने कंस्ट्रेंट्स हैं, कंट्रीज उसके बारे में डायरेक्टली बोल नहीं सकती हैं। साउथ चाइना सी और परहैप्स इंडिया के बारे में लोग बोल सकते हैं, कंट्रीज बोल सकती हैं। बट पैटर्न देखा जाए, मिलिट्री इंटिमिडेशन देखा जाए, वो बिल्कुल एक जैसा है। चीन का तर्क रहा है कि ताइवान हमेशा से उसका हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो फौज का इस्तेमाल किया जाएगा। जब कभी चीन ताइवान से नाराज होता है, वो उसके इर्द गिर्द मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ा देता है। ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास या हवाई सीमा में घुसपैठ चीन का पसंदीदा स्ट्रगल रहा है। इसके पीछे चीन का मकसद क्या रहता है? पहले तो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज एक नॉर्म हो गया है चीन की तरफ से, क्योंकि इन्होंने क्रॉस स्टेट डायलॉग जो है वो सस्पेंड कर रखा है जब से डीपीपी पावर में आई है 2016 में। सो जब डीपीपी ने इनफैक्ट बहुत बार बोला कि हम डायलॉग करना चाहते हैं एंड जो भी डिस्प्यूट है हमको डायलॉग के थ्रू करना चाहिए, बट देन ऑफ कोर्स 1992 कंसेंसस के नहीं होने पर चीन ने पहले ही बोल दिया कि हम नहीं उनसे बात करेंगे, क्योंकि डीपीपी और उनकी लीडरशिप को वो पसंद करते ही नहीं है। सो अब एक ही रास्ता उनको दिखता है कि वो मिलिट्री इंटिमिडेट किया जाए। सो ये एक्सरसाइजेज बढ़ती ही जा रही हैं, एंड जो इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, सिंस 2022 जब पेलोसी ताइवान आई थी, उस समय से हम ये देखते आ रहे हैं कि जो एक्सरसाइजेज हैं वो लगातार चलती आई हैं। इनफैक्ट अब जब इसी बार की एक्सरसाइज और उसका जो कारण देखा जाए कि वो चीन ने किया है, वो उन्होंने ये रीजन दिया है कि जो ताइवान के प्रेसिडेंट हैं लाई चिंगते, उनकी नेशनल डे की स्पीच बहुत ही प्रोवोकेटिव थी। इनफैक्ट उनकी स्पीच में कुछ ऐसा प्रोवोकेशन था नहीं, उनकी स्पीच पहले से बहुत रिस्ट्रेन थी और उनकी स्पीच में कोई ऐसी इंडिपेंडेंस की बात नहीं थी। सो कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई। सो सिर्फ एक ही वो जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज और मिलिट्री इंटिमिडेशन को जो नॉर्मलाइज करना चाह रहा है चीन, एंड जो स्टेटस को है उसको यूनिलैटरली ऑल्टर करना चाहता है, उसके पीछे यही मकसद है। इकोनॉमिकली कोअर्जन वो हम देख चुके हैं, देन मिलिट्री इंटिमिडेशन चल रहा है, प्लस इसको एक और ये है कि जो भी ताइवान के लोग हैं उनको थोड़ा सा डरा के रखा जाए। उसके अलावा जो देश हैं सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इवन इंडिया है, उसको बोला जाए कि हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है, और अगर इसको ताइवान को आइसोलेट नहीं किया गया तो हम उस पर इन्वेड कर सकते हैं। सो ये जो एक्सरसाइजेज है इसको दिखाने का एक तरीका भी है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है और हमें भी इसको ब्लॉकेट कर रहे हैं, बट इन्वेजन ज्यादा दूर नहीं है। सो ये एक नरेटिव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
चीन के हालिया सैन्य अभ्यास को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या ये चेतावनी देने की कोशिश भर है या फिर चीन कुछ बड़ा प्लान कर रहा है या वो लाई के भाषण का इस्तेमाल बहाने की तरह कर रहा है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक चोंग जायान से समझते हैं। So it's a continuing effort by the PRC to put pressure on Taiwan. The pretext is that President Lai Ching-te's speech last week was provocative and all that, but that I think is a pretext. The PRC has been using this language regardless of what Lai says or does, and Tsai for that matter, Tsai before him for that matter. So Beijing is looking for a reason to continue putting pressure on Taiwan. They've said, they want to exert control over Taiwan, and they're trying to do so in a way that is at minimal risk and cost themselves. So I suppose the path that they've discovered is one where perhaps if they can continuing issuing threats and use coercive force without actually breaking into violence, that's one way they believe that might get people on Taiwan to give up and to accept their terms. So the message that the PRC is trying to convey is that it's not going to let up on its claims over Taiwan. However, what's also interesting is that Beijing does not wish to be seen as unilaterally changing the status quo or being overly aggressive. So it's using this sort of pretext about Lai's behavior as a excuse, if you like, as a reason, if you like, for its behavior. But we've seen these sets of military maneuvers, exercises, patrol of military aircraft and ships, regardless of what is going on in Taiwan. अगर कभी चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगा? ताइवान का साथ कौन देगा? ये तो क्वेश्चन है जो बहुत सालों से हम बात करते आ रहे हैं। ताइवान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो इतनी अभी खास नहीं है। अभी कोशिश चल रही है, और एक जो रीजन है उसका बहुत बड़ा एक ये भी रीजन रहा है कि ताइवान को इतना कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। जो टेक्नोलॉजी है, जो आर्म्स हैं, वेपन्स हैं, वो एक्वायर करना इतना इजी नहीं है। यूएस के साथ फिर भी एक एग्रीमेंट है जो चलता आ रहा है, बाईपार्टिसन सपोर्ट है, बट उसके बावजूद इतना सपोर्ट और इतना आसानी से नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स चाइनीज जो पॉकेट्स हैं, जो उनकी पॉकेट्स हैं, वो बहुत डीप है। ना ताइवान के पास इतना पैसा है, ना भारत के पास इतना पैसा है, और ना ही अमेरिका के पास इतना पैसा है। बट कोशिश जारी है, एंड तभी मुझे लगता है कि इंडो पैसिफिक का जो भी इमर्जेंस हुआ है वो प्राइमरीली इसी के लिए हुआ है कि जो एक कॉमन थ्रेट है, कलेक्टिव थ्रेट है चाइना, उसका जवाब दिया जाए, उसको डटर किया जाए। एंड ताइवान उस हिस्से का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ताइवान अगर इन्वेड कर लिया गया और चाइना के अंडर चला गया है, तो सोचिए कि पहले ही तिब्बत उसके अंडर है, देखिए सिंचियांग में क्या हो रहा है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे क्या हो रहा है। ताइवान के बाद तो उसको हम रोक ही नहीं पाएंगे फिर। तो मुझे ये लगता है कि कैपेबिलिटीज अभी कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की, बहुत ज्यादा कोशिश है, बट ऑफकोर्स वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डिफरेंट पार्टीज के डिफरेंट व्यूज और थ्रेट परसेप्शन को देखना वो अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्लस और कंट्रीज के साथ सपोर्ट मिलना वो भी थोड़ा कम है। बट ऑफ कोर्स अगर आप देखा जाए और पूछा जाए कि कौन सी कंट्री ताइवान का साथ देगी, तो वो तो है, हमें पता ही है कि अमेरिका है, जो अगर अनप्रोवोक्ड इन्वेजन रहा तो अमेरिका ने बोल ही रखा है कि हम ताइवान का साथ देंगे और हम देखेंगे, यानी ये नहीं होना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि जापान एक और कंट्री है जो जरूर इस का जंग का हिस्सा बनेगी, बिकॉज उसकी सिक्योरिटी पे भी उसने बोल रखा है कि हमारी सिक्योरिटी पर भी बहुत असर पड़ेगा। बाकी कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा रोल प्ले करेंगी अगर ये सिचुएशन 3 से 5 साल में होती है। बट देखिए, चीन और भारत के रिश्ते भी खराब होते ही जा रहे हैं और कोई स्टेबिलिटी अभी हमें दिखती भी नहीं है। बट इंडिया की पॉलिसी नहीं है कि वो किसी तीसरी कंट्री के जंग में जाके लड़े। बट मुझे लगता है कि ताइवान को बड़ी तस्वीर से देखा जा रहा है कि इंडो पैसिफिक में क्या स्टेबिलिटी रखने के लिए कैसे चीन को हम डिटर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अभी तो हमको लगता है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो कंट्रीज की पॉलिसीज हैं ताइवान के लिए और चाइना के खिलाफ वो कैसे होती जाएंगी इन द नेक्स्ट 4-5 years। बट ताइवान जो पहले एटलीस्ट 5 साल से पहले उसका जो कंट्रीज उसको देखती थी और जो नजरिया था जो आज है, वो डेफिनेटली चेंज हो चुका है। बहुत सिंपैथी है ताइवान के लिए, और चाइना के खिलाफ जो स्टेटस को चेंज हो रहा है, जो एग्रेशन है, जो असर्शन है, उसको रोकने के लिए भी बहुत कोशिश है। सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट ताइवान। आज सिर्फ ताइवान की बात नहीं हो रही है, कल को साउथ चाइना सी और कल को चीन भारत का जो बॉर्डर है उसकी भी बात होगी। एंड इनफैक्ट चाइनीज जो ताइवानीज फॉरेन मिनिस्टर थे जोसेफ वू, जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के काउंसिल के हेड हैं, उन्होंने खुद बोला है कि चीन ताइवान पर नहीं रुकेगा।
भारत को भी अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा फिर आसियान के जो देश हैं उनको भी अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये तभी जो सारी कंट्रीज हैं उनको कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा कि कैसे ताइवान को सेफगार्ड किया जाए और कैसे अपनी ही सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए और कैसे बढ़ाया जाए। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी इजराइल है। 13 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के एक बेस पर ड्रोन हमला किया। इस हमले में 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये अक्टूबर 2023 के बाद किसी इजरायली आर्मी बेस पर हुए सबसे भीषण हमलों में से था। ये इजराइल के लिए गंभीर मामला इसलिए भी है क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम हमलावर ड्रोन्स को पकड़ने में नाकाम रहा। इजरायली आर्मी के चीफ हर्जी हलेवी ने इस मसले पर प्रतिक्रिया दी। बोले, ट्रेनिंग कैंप पर हमला हमारे लिए मुश्किल है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने कहा, हम इस घटना की जांच करेंगे, इससे सीखेंगे और सुधार करेंगे। दूसरी सुर्खी भी इजराइल से है। 13 अक्टूबर को अमेरिका ने इजराइल को एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजने का ऐलान किया। इसे ऑपरेट करने के लिए 100 अमेरिकी सैनिक भी इजराइल पहुंच रहे हैं। इस डिफेंस सिस्टम का नाम है थाड। ये बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है। इसे बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यह ऐलान उस वक्त हुआ है जब रीजनल वॉर की आशंका बढ़ती जा रही है और इजराइल के जवाबी हमले को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसे लेकर बयान जारी किया। कहा, इससे इजराइल की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस घटनाक्रम पर ईरान का भी बयान आया। ईरान के विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा, अमेरिका अपने सैनिकों को इजराइल भेजकर उन्हें खतरे में डाल रहा है। हम अपने लोगों की रक्षा के लिए कोई भी सीमा लांघ सकते हैं। तीसरी सुर्खी यूएन पीस कीपिंग फोर्स से जुड़ी है। 13 अक्टूबर को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया। उन्होंने साउथ लेबनान से यूएन पीस कीपिंग फोर्स हटाने की मांग की। सुनिए। אני רוצה מכאן לפנות ישירות למזכ"ל האו"ם. הגיע הזמן שתוציא את יוניפיל ממעוזי החיזבאללה וממרחבי הלחימה. צה"ל ביקש זאת שוב ושוב, והוא נתקל בסירוב שוב ושוב, שכל כולו מכוון לתת חומת מגן אנושית למחבלי חיזבאללה. הסירוב שלך לפנות את חיילי יוניפיל הופך אותם לבני ערובה של חיזבאללה. זה מסכן גם אותם וגם את חיי חיילינו. אנו מצירים על הפגיעה בחיילי יוניפיל, ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי למנוע פגיעה זאת. אבל הדרך הפשוטה והמתבקשת כדי להבטיח זאת היא פשוט להוציא אותם מאזור הסכנה. नेतन्याहू का बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल के खिलाफ पीस कीपिंग फोर्स पर हमला करने के आरोप लग रहे हैं। इजराइल के हमले में 10 से ज्यादा पीस कीपर्स घायल हुए हैं। फ्रांस और इटली समेत कई देशों ने इसकी निंदा की है। चौथी सुर्खी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट की तैयारी में जुटा है। यह समिट 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में आयोजित हो रही है। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर हिस्सा लेने वाले हैं। ये 9 बरस में पहली बार होगा जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान यात्रा पर पहुंचेंगे। समिट को लेकर पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। राजधानी इस्लामाबाद में 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी ऐलान कर दी गई है। इस दौरान स्कूल और दुकानें बंद रहेंगी। बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। गौरतलब है कि SCO समिट से पहले पाकिस्तान में कई आतंकी हमले हुए हैं। 7 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट पर हमले में 2 चीनी इंजीनियरों की जान चली गई थी। फिर 11 अक्टूबर को बलूचिस्तान में कोयले की खदान पर हमला हुआ जिसमें 21 लोगों की जान चली गई थी। SCO समिट से जुड़े अपडेट्स आपको ललन टॉप पर मिलते रहेंगे। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।